Hello students, how are you? I hope you all are doing good. Today we are starting a chapter which name is Contacts with Distant Lands. And before starting the chapter, you have to know some important terms like first is Indo-Bactrians, that is successor of Alexander who established themselves at Bactria, that is Balak. Second is Indochina, that is territories that represented by modern Vietnam, Cambodia and Laos. Pagoda, that is Buddhist temple. Indian civilization and culture is one of the oldest in the world. Ever since the dawn of civilization till about the 10th century, the country has had cultural relations with a number of countries. Indian traders, scholars and missionaries carried Indian philosophy, religion, art and architecture off to distant lands. इंडियन सिविलाइजेशन जो है, इंडिया का जो कल्चर है वो सबसे पुराना कल्चर है वर्ल्ड में. ओके, बहुत सारे आसपास की कंट्रीज़ जो हैं वो इंडिया की सिविलाइजेशन, इंडिया के कल्चर से काफ़ी इन्फ्लुएंस थे. जो भी इंडियन ट्रेडर्स थे, ठीक है, स्कॉलर्स थे या मिशनरी थे या फॉरेन से जो इंडिया में आए, वो बहुत सारे इंडिया की फ़िलोसफी, रिलीजन, आर्ट और आर्किटेक्चर है वो दूसरे देशों में लेकर गए. At the same time, foreign traders and scholars arrived in India and bringing rich and varied culture of the land with them. और जो दूसरी कंट्रीज़ के लोग थे, जो फॉरेन ट्रैवलर और स्कॉलर थे, वो इंडिया में आए अपने खुद के कल्चर के साथ. इस तरीके से कल्चर की मिक्सिंग, इंटरमिक्सिंग शुरू हुई. मिलिट्री एडवेंचर टू प्लेड अ मेजर रोल इन कल्चरल एक्सचेंजेस बिटवीन इंडिया एंड फॉरेन कंट्रीज़. उसके अलावा जो मिलिट्री एडवेंचर चलते रहते थे उससे भी कल्चर एक्सचेंज होता रहता था. The following factors have been responsible for promoting cultural contacts between India and foreign countries. First है trade. It's a historical fact that India had trade relation with Western countries from about 4500 years ago. बहुत सारे sources से हमें पता लगता है कि इंडिया का वेस्टर्न कंट्रीज़ के साथ ट्रेड रिलेशन था. Right from the time of Indus Valley civilization, our country had trade relation with Babylonia and other contemporary civilizations. Subsequently, the Mauryas, the Kushans, Guptas, Shakas, Satvahans, Cholas, Cheras and so many kings encouraged the foreign trade. Second, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट. ठीक है, एक तो ट्रेड करने के लिए जब दूसरी कंट्री के साथ हम ट्रेड करते हैं, हम एक्सचेंज करते हैं, तो हमारी थिंकिंग और आइडियाज़ जो हैं, कल्चर जो है वो भी एक्सचेंज होता है. सेकंड है मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट. Military adventures too have a major factor in cultural exchange between India and foreign countries. जैसे कि फॉरेन से इन्वेडर इंडिया पर इन्वेड करते थे, उस टाइम पर भी क्या होता था, मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट के कारण भी जो दो कल्चर थे वो आपस में इंटरमिक्स हो जाते थे. थर्ड है मिशनरीज एक्टिविटीज़. मिशनरी एक्टिविटी, जब किंग जो है वो अपने मिशनरीज़ को, अपने दूत को, जैसे कि अशोका बुद्धिज़्म के फॉलोअर बन गए थे तो उन्होंने अपने मिशनरीज़ को दूसरी कंट्रीज़ में भेजा था. तो ऐसे ही अलग अलग रिलीजन के जो मिशनरीज़ थे वो अपने रिलीजन को प्रोपगेट करने के लिए, उन्हें फैलाने के लिए, स्प्रेड करने के लिए अदर कंट्रीज़ में जाते थे, जैसे कि श्रीलंका, चाइना, सेंट्रल एशिया एंड साउथ ईस्ट एशिया. Now the Tamil region. The region to the south of the Krishna, Tungabhadra and Kaveri river is तमिलकम, और जिसको तमिल रीजन कहा जाता है, अब हम साउथ इंडिया के नाम से जानते हैं. ये रिवर्स जो हैं, कृष्णा, तुंगभद्रा एंड कावेरी, ये साउथ की लाइफ लाइन्स हैं. सेवरल नेचुरल हार्बर्स एंड पोर्ट्स हैव प्रोवाइडेड नेचुरल गेटवेज फॉर ट्रेड. और यहाँ पर साउथ इंडिया में क्या है, आपका वाटरवेज के थ्रू हार्बर्स और पोर्ट्स बने हुए हैं, तो ट्रेड काफ़ी ईजी है. Besides archaeological sources such as megalithic burials and habitation sites at various places, उसके अलावा जो तमिल लिटरेचर है, संगम लिटरेचर है, उससे भी हमें काफ़ी ट्रेड के बारे में पता लगता है कि साउथ में कैसे दूसरी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड होता था. अब संगम लिटरेचर, संगम लिटरेचर इस टाइम पीरियड पर बनाई गई थी बिटवीन 2nd सेंचुरी BC एंड 3rd सेंचुरी AD. द वर्ड संगम, संगम का मतलब है असेंबली. ठीक है,
It is the name of the literary compositions presented at the successive assemblies in South India 10 of centuries ago. जितनी assemblies होती थी उन assemblies को compose किया जाता था संगम literature में. These assemblies were a meeting ground of poets and bards, that is singers of the South. South के जितने भी poet होते थे, singer होते थे, king होते थे, ठीक है, वो सारे इकट्ठे होते थे, एक assembly होती थी. The Tamil poet described the events and characters from Chola, Chera and Pandya kingdom. और ये पोइट जो होते थे, सिंगर्स जो होते थे उस टाइम पर, जो किंग होते थे जैसे कि चोला, छेराज, पांड्याज किंगडम में से जो किंग होते थे उनके डिग्निटी को, उनकी ग्लोरी को डिस्क्राइब करते थे. द वर्क ऑन तमिल ग्रामर कॉल्ड तलकपियम was a work on Tamil grammar. इतुक्य वर 8 books contain 2000 poems. और उसके अलावा काफ़ी ऐसे तमिल सोर्सेज हैं जिनसे हमें उस टाइम के तमिल लिटरेचर के बारे में, तमिल लोगों की लाइफ के बारे में, वहाँ की सोशो इकोनॉमिक के बारे में पता लगता है. नाउ द 3 किंगडम्स ऑफ तमिल कम. तमिल के 3 किंगडम फेमस थे, जैसा आप बार बार पढ़ चुके हो, चोलास, छेरास एंड पांड्यास. और ये तीनों किंगडम ही आपस में फाइट करते रहते थे कि कौन सा किंगडम बेस्ट है. Cholas, the Chola kingdom was situated between the Pennar and the Vellore rivers and was popularly called Chola Mandalam. Its political power center was Uriyaur, a place famous for its cotton trade. और यहाँ पर cotton trade के लिए फेमस थी जगह उरियाउर, जो यहाँ का पॉलिटिकल पावर यानी कि कैपिटल सिटी था. इन द 2nd century BC, a Chola ruler named Ilara conquered Sri Lanka and ruled there for about 50 years. The most powerful Chola king was Karikala. सबसे पावरफुल किंग कौन रहा चोला किंगडम का? करिकला. ठीक है, और कौन से किंग ने श्रीलंका का कॉन्क्यूर करके उस पर भी 50 साल तक रूल किया? चोला रूलर जिसका नाम था इलारा. ओके, नाउ he fought against the Cheras and the Pandyas too. He even attacked Sri Lanka and occupied a part of it. He constructed many roads and encouraged trade with other regions. Puhar or Kaveri Patnam was an important port city during this period. सेकेंड है छेराज. छेराज को, जैसे चोलास को चोला मंडलम कहा जाता है, ऐसे छेराज को केरला पुत्रास भी कहा जाता है. Who ruled over a part of Kerala and Tamil Nadu. Vanchi was the capital. Uthyan Chitlan was the first king of this dynasty. The most powerful Chela ruler जो रहा है वो रहा है संग्युत्वन. He defeated all his opponents, built a strong navy and patronized poets and writers. Third है Pandyas. Pandyas ruled over the region around Madurai. According to Megasthenes, the kingdom was ruled by a woman who had a large army. One of her successors, Nidunchran, was a successful warrior. He is said to have defeated both the Cholas and the Cheras. He also patronized of arts and literature. The third Sangam at Madurai was probably held when he was the king. Now, contacts with distant land. अब साउथ में इतना बड़ा हार्बर और पोर्ट थे, ठीक है, नेवल आर्मी मेंटेन की गई थी, तो वहाँ पर काफ़ी ट्रेड किया जाता था डिस्टेंट लैंड के साथ. एक्सटेंसिव यूज़ ऑफ रोमन कॉइन्स पॉइंट टू द फैक्ट दैट ओवरसीज ट्रेड वाज क्वाइट कॉमन. काफ़ी सारे रोमन कॉइन्स हमें मिले हैं जिससे पता लगता है डिस्टेंट लैंड होता है दूर के देश, यानी फॉरेन के साथ कैसे कॉन्टैक्ट थे. ठीक है, तो रोमन कॉइन से हमें पता लगता है कि रोम के साथ काफ़ी अच्छे ट्रेड थे हमारे. इंडियन शिप्स सेल्ड अप टू चाइना इन द ईस्ट एंड रोमन एम्पायर इन द वेस्ट. देयर वाज अ रोमन कॉलोनी एट द माउथ ऑफ द कावेरी रिवर. ट्रेड विद रोम बिगेन ड्यूरिंग द रीजन ऑफ रोमन एम्परर अगुस्तस but declined after the death of Nero in the 1st century AD. A new era in the Indo-Rome trade commenced with the rise of Constantinople in Eastern Europe in the 4th century. ठीक है, तो
कैसे हमें पता लगता है कि रोम के साथ काफ़ी ट्रेड थे, रोम से काफ़ी कॉइन हमें मिले हैं रोम के इंडिया में, तो उससे हमें पता लगता है अलग अलग किंग के टाइम पर अलग अलग इंडिया में ट्रेड रिलेशन बने और उस किंग के डिक्लाइन होने के बाद वो ट्रेड रिलेशन ख़त्म हो गए। ठीक है, तो इस तरीके से आप ये पढ़ोगे जो कौन कौन सी तमिल कंट्रीज़ थी, जैसे कि जो स्पाइसेस, आइवरी और वुड या प्रीशियस स्टोन में रिच थी, वो डिमांड उनकी रोम में काफ़ी थी। ठीक है, उसके अलावा मुस्लिन एंड स्किन्स एंड फेल्ट्स वर एक्सपोर्टेड टू इजिप्ट। तो कौन सी कंट्री के साथ किस चीज़ का ट्रेड किया जाता था, ये आप डिटेल में वर्ड टू वर्ड रीड करोगे। नेक्स्ट है कॉन्टैक्ट्स विद वेस्ट एशिया एंड यूरोप। ये बात हो गई रोम की, रोम के साथ क्या व्यापार ट्रेड किया जाता था। अब हम बात करते हैं वेस्ट एशिया और यूरोप के साथ। एज अर्ली एज 2500 BC इंडिया हैड ट्रेड रिलेशंस विद मेसोपोटामिया एंड इजिप्ट। These relations were revived after Alexander's invasions in 326 BC. Many new land and sea routes were discovered and Indian merchants began to visit European markets, particularly in Greece and Rome. During the Mauryan period, regular diplomatic relations with Greece were established. Megasthenes was the Greek ambassador in the court of Chandragupta I. Bindusar and Ashoka continued to maintain diplomatic relations with Greece. They employed Greek engineers for digging canals and constructing ब्रिजेस। ठीक है, तो उस टाइम पर ऐसा माना जाता है कि ग्रीस के साथ हमारे काफ़ी अच्छे रिलेशन थे। जो किंग थे इंडिया में, उन्होंने काफ़ी ग्रीक सोल्जर्स या ग्रीक लेबर्स को ऑक्यूपाई किया हुआ था, काम दे रखा था, जैसे कि कैनल्स डिग करने के लिए या फिर ब्रिजेस कंस्ट्रक्ट करने के लिए। दीज रिलेशंस वर फर्दर स्ट्रेंथन्ड व्हेन द इंडो बैक्टीरियंस एंड द इंडो पर्थियंस एस्टैब्लिश्ड देयर किंगडम इन द नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया। दस commercial relation and exchange of political mission brought the Greek and the Roman civilization in close contacts with India। और इस तरीके से जब commercial relation start हुआ, ठीक है, जब political mission brought the Greek and Roman civilization जो है वो इंडिया के और क्लोज हो गए। In the 7th century AD, the Arab traders controlled most of the land and the sea routes between India and Europe। 7th century में क्या हुआ, जो अरब ट्रेडर्स थे, ठीक है, उन्होंने ज़्यादातर जो लैंड और सी रूट था इंडिया और यूरोप के बीच में, वो काफ़ी हद तक उन्होंने कंट्रोल कर लिया था। दे लर्नड अ लॉट फ्रॉम द इंडियंस इन द फील्ड ऑफ साइंस, मैथमेटिक्स, टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन। और अरब्स ने, ठीक है, अरब पीपल ने इंडिया से काफ़ी सीखा, काफ़ी चीज़ें सीखी। दे एक्वायर्ड नॉलेज ऑफ न्यूमरल्स, डेसिमल सिस्टम एंड जीरो फ्रॉम इंडियंस एंड कैरिड इट टू द यूरोप। और वहाँ पर इंडिया से उन्होंने डेसिमल सिस्टम सीखा, न्यूमरल सिस्टम सीखा, जीरो सीखा, उसके बाद वो यूरोप में नॉलेज स्प्रेड की। नेक्स्ट है साउथ ईस्ट एशिया। Trade and commerce firmly established cultural relation between India and the Southeast Asian countries। Trade and commerce के कारण इंडिया के साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज के साथ भी काफ़ी अच्छे रिलेशन रहे। Right from ancient time, a large number of natural ports on the west and the east coast of India, for example, Sopara, Kombe, Broch, Tamira, Pitli, Arikmedu, etc. were the centers of flourishing trade. Most rulers tried to control these ports। स्टार्टिंग से ये पोर्ट फेमस रहे हैं, जिनके ऊपर बहुत सारे रूलर की आपस में फाइट भी होती रही है। ठीक है, तो ये अलग अलग कंट्रीज दिखाई गई हैं जिसमें इंडिया के ट्रेड रिलेशन थे। Chandragupta Vikramaditya had waged a war against the western Sakas to gain control of the ports of Sopara, Broch and Cambay. The people living along the coast were seafaring people, and the Cholas, the Cheras, the Pandyas and the Palwas encouraged foreign trade and established their colonies in Sri Lanka, Malaya, Java, Sumatra, Campeche and Myanmar. These places later came to be known as Greater India। और ये आपस में मिलकर इनको बाद में ग्रेटर इंडिया के नाम से जाना जाने लगा। नेक्स्ट श्रीलंका। The Sri Lankans, called the Sinhalese, belong to the same stock of people as South Indian। जैसे साउथ इंडियन के जो लोग हैं उसी टाइप से श्रीलंका के जो लोग हैं उसी काफ़ी उनका कल्चर इन्फ्लुएंस करता है। Due to their close proximity to the South Indian, the
fortunes of Sri Lanka were linked with those of Tamil land occupied by the imperialist Cholas. During the Mauryan period, Ashoka sent his son Mahendra and daughter Sanghamitra to Sri Lanka to propagate Buddhism, which is still the dominant religion of this country. और मौर्यन के टाइम पर अशोका ने अपने बच्चों को श्रीलंका में बुद्धिज़्म की टीचिंग के लिए उन्हें भेजा था, जो अभी भी श्रीलंका का मेन रिलीजन क्या है, बुद्धिज़्म. नेक्स्ट है म्यांमार, पहले जिसको बर्मा के नाम से जाना जाता था. म्यांमार वॉज अर्लियर नोन एज स्वर्ण भूमि एंड द फर्स्ट सेटलर्स इन दिस लैंड वर फ्रॉम आंध्र प्रदेश. म्यांमार जिसको स्वर्ण भूमि के नाम से जाना जाता था, यहाँ पर सबसे पहले लोग जो रहे वो आंध्र प्रदेश से गए थे. दे वर द फॉलोअर्स ऑफ हिनाया सेक्ट ऑफ बुद्धिज़्म विच दे कॉल्ड त्रिवेदा एंड they built many statues and pagodas in the honor of Buddha. The Buddhist Andhra temple is the masterpiece of Burmese architecture. Later, Hinduism also spread in this part of the world and many Hindu temples were erected there. बहुत सारे हिंदू टेम्पल भी म्यांमार में बनाए गए हैं और उसके अलावा काफ़ी बुद्धिज़्म से रिलेटेड आर्किटेक्चर और टेम्पल या मोनेस्ट्रीज बनाए गए हैं. नेक्स्ट जावा. Java is the one of main island of Indonesia. It was known as the Yuwadvipa in olden times. The first Hindu kingdom in Java was established in 132 AD by Devavarman. Fahin 414 AD फाउंड हिंदू रिलीजन फ्लॉरिशिंग देयर. जावा जो कि एक आइलैंड है इंडोनेशिया का, यहाँ पर हिंदू रिलीजन स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 132 AD में. एंड फाहिन जो कि एक फॉरेन ट्रैवलर इंडिया में आए थे, इन्होंने हिंदू रिलीजन को वहाँ फ्लॉरिश होते हुए देखा है. People worshipped Hindu gods like Shiv, Vishnu and Brahma and constructed many temples in their honor. Scenes from Ramayana were depicted on the walls of these temples. The Ramayana is still recited and enacted in Java. Java में अभी भी रामायण का पाठ किया जाता है. And later Buddhism spread in Java. उसके बाद बुद्धिज़्म स्प्रेड हुआ जावा में. In the 8th century, the greatest Buddhist temple was built in Borobudur in Java. It was built by the rulers of Shailendra dynasty. It has 436 images of Buddha. Next है Sumatra. It was also a Hindu kingdom founded by Srivijaya in the 4th century. It was also known as the Swarnvipa. Cambodia. Cambodia was known as Cambodge in ancient times. It is believed that an Indian prince named Kodintia settled there and married the princess of the land. ऐसा माना जाता है एक हिंदू प्रिंस ने यहाँ की प्रिंसेस से शादी की थी और वहीं पर सेटल हो गए थे. हर परस्यूडेड हर टू अडॉप्ट इंडियन कस्टम एंड ट्रेडिशंस, और इस टाइप से वहाँ पर इंडियन कस्टम और ट्रेडिशंस शुरू हुआ. द विष्णु टेम्पल एट अंकोरवत is regarded as one of the most wonderful monuments in the world. It is pyramidal in shape and several scenes from the Ramayana and the Mahabharata are depicted on the walls of the temple. Next है Bal and Borneo. Bal is a small island located to the east of Java Island. It was a Hindu colony in ancient time. Even today, several Hindu temple and Buddhist monastery जो हैं वो अभी तक यहाँ पर exist करती हैं. Vietnam. It was known as Champa in olden times. Subsequently, it came to be known as Annam. Its capital was Amravati. A Hindu kingdom was established there by a Hindu king Srimara in 137 AD. It was a center of Sanskrit learning. The kingdom continued to flourish for a period of 1300 years. Siam, that is Thailand. Around 2nd century AD, the Hindu culture spread to Siam, जिसको आजकल थाईलैंड के नाम से जानते हैं, and Dwaravati was the largest Hindu settlement in this country. Yunaha in Indochina was a major center of Indian culture. Many places there had Indian names also. Effect of Indian colonization.
Now, unlike other conquerors and imperialists of later period, Indians did not establish their empire in foreign lands by use of brute forces. इंडिया ने जैसे बाकी अदर कंट्रीज़ अदर फोर्सेस ने किया, ऐसे इंडिया ने कभी भी फॉरेन कंट्रीज़ पर ब्रूचली फोर्स भेजकर कभी भी उनको अपना एम्पायर इस्टेब्लिश करने की कोशिश नहीं की. Rather, it was a religion and spiritual conquest. Indians never tried to exploit these lands economically, politically or religiously. इंडिया ने कभी भी धर्म के नाम पर या पॉलिटिक्स के नाम पर या इकोनॉमिक के नाम पर कभी भी इन लैंड्स को, इन कंट्रीज़ को एक्सप्लॉइट करने की कोशिश नहीं की. हालांकि ये स्ट्रॉन्ग हिंदू रिलीजन है जिसका इन्फ्लुएंस इन कंट्रीज़ में अभी भी देखा जाता है. These countries integrated Indian features with their native regional characteristics, thus giving rise to distinct and unique identity. Now just have a quick recap of the chapter. Indian civilization and culture are one of the oldest in the world. Cultural diversity, trade, military conquest, missionary activities and adventurous princes were responsible for promoting contacts between India and distant lands. Sangam literature tells about the establishment of Indian colonies in Southeast Asia. Tamil states being great maritime powers developed seaborne trade and commerce. The powerful navy of the Cholas conquered Ceylon and islands of the Burma coast and Malabar coastal islands, Nicobar Island, etc. India had trade relations with Mesopotamia and Egypt as early as 2500 BC. During the Mauryan period, diplomatic relations with the Greeks were established. Sri Lanka, Myanmar, Java, Sumatra, Bali, Borneo, Cambodia, Vietnam and Siam were parts of Greater India. And Buddhism and Hinduism are prevalent in distant lands. Indian customs and traditions are also practiced. Several Hindu and Buddhist temples also exist in these lands. So this is the chapter, bachche. I hope you have understood the chapter. You have to read it once again and do the practice of exercise yourself.